साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नेहा राजा और आप इस चैनल पे राजा मैम पर अब पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ने वाले हैं, तो एक तो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है संविधान और एक होता है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही हम संविधान को पढ़ते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए संविधान जो है 80% क्वेश्चंस इससे आते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे जो पार्टियाँ हो गई और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ फिलॉसफी हो गई राजनीति की वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में डिटेल भी मैं बाद में ही करूँगी। अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान को हम तीन भागों में पूरा करेंगे। एक भाग होगा जिसमें हम संविधान पूर्व की चीज़ें देखेंगे, यानी कि संवैधानिक विकास की बात करेंगे, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। संवैधानिक विकास की जो यात्रा है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखने वाले होंगे हम कि जो संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें हम संविधान सभा को देखेंगे और जो भी मतलब कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, संविधान सभा की वो समितियां कौन कौन सी थी, ये सब कुछ हम इधर देख लेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे जो है वो देख लेंगे संविधान जो हमने बनाया है उसमें हमने स्रोत कहाँ कहाँ से लिए हैं। फिर जो इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो 80-20 का रूल यहाँ पे लागू होगा कि यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 10 to 20% होंगे। सारे क्वेश्चन आएंगे संविधान और इन संविधान के भागों से। तो एक एक भाग को, टोटल कितने भाग हैं, संविधान लागू हुआ था तब थे 22 और वर्तमान में है 25। और इनकी अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो अपना पूरा का पूरा फोकस हम इधर लेके आने वाले हैं। फिर इसके बाद में संविधान के बाद, अच्छा तो संविधान पूर्व, संविधान और संविधान बनने के बाद यानी कि संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ कि उस संविधान में धीरे धीरे क्या करना जरूरी था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो वो हमारे संविधान का भी नियम है कि जब जब कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको क्या करो, संविधान संशोधन द्वारा संविधान में डाल दो। और कुछ ऐसे अधिनियम भी, महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे कि अगर बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 की या फिर छुआछूत के अधिनियम की, तो ऐसे महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम आए तो वो पढ़ेंगे हम और केस पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें मैं पूरा बता दे रही हूँ कि हम कैसे कैसे चलेंगे आगे। तो यहाँ पे कुछ साफ करने के लिए, तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे साफ कर लिया है और अब हम समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में अभी क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास की यात्रा, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, ताज के शासन के अंतर्गत जितने भी, यानी कि जो 1757 है, यानी कि 1773 में पहला एक्ट आता है, तो 1773 में जो एक्ट आया यानी 1757 से लेके और 1857 के बीच में जितने भी जो काम किए जाएंगे, नियम अधिनियम बनाए जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ताज के अधीन शासन। क्योंकि अभी तक क्या था, कंपनी का शासन था, तो उसको ठीक है कंपनी का शासन कहते हैं। इधर एक गलती से ताज का शासन लिख दिया, कंपनी के शासन के दौरान, ठीक है। और यहाँ पे ताज के शासन यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान, वो मतलब कि दिमाग में नहीं आया इस वजह से वो ऐसा लिख दिया होगा। तो चलिए, ये था 1857 से लेके और 1947 जब तक आज़ादी नहीं मिली उसके बीच में जितने भी संविधान के रिगार्डिंग कदम उठाए गए होंगे वो इधर रखे गए हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेना होगा कि क्या चीज़ें हो रही थी इस टाइम पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हमें बात करनी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो बहुत ध्यान से, अब अभी आप एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल व्यूअर की तरह वीडियो देख रहे होंगे, तो आई वांट कि मैं कुछ कहूँ आपसे और आप उसके बाद में एक हंटर, एक शिकारी, एक रियल स्टूडेंट की तरह आ जाएं। तो एक तो होता है नॉर्मल, एक टीचर आया, उसने आपको सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हम सब टीचर्स ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में आता है या नहीं। लेकिन अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जब यही
क्वेश्चंस के आंसर जब मैं आंसर मतलब पढ़ाते हुए बताऊंगी तो आपके दिमाग में वो आंसर छप से जाएंगे, और अगर नहीं भी छपेंगे तो आप एक बेटर कंडीशन में होंगे। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, उन क्वेश्चन के आगे आपको लगा लेना है कि आपको आता है या नहीं आता है, या मतलब कि आपने गलत आंसर दिया है, सही आंसर दिया है या नहीं आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आपको लेके आ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होगा आज तक कि आपने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, ना ऐसा हुआ होगा कि आज तक आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छुई ही नहीं है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी होगी, या तो किताबों में या फिर खुद से मतलब पढ़ी होगी, या यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। बट आज भी आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है उसके अंदर? तो आप बिना एनालाइज किए सीधा कूद पड़ते हो पढ़ने के लिए। ये सही अप्रोच नहीं है पढ़ने की। सही अप्रोच क्या है? पहले हमें एनालाइज करना होगा कि हमें क्या आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हमें ये देखना होगा कि हमें क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ठीक ठाक तरीके से दे दिए जाते हैं तो फिर वो वीडियो आप लाइक करके सेव करके रख सकते हो, और जब आपको नेक्स्ट टाइम पे उसका रिवीजन करना हुआ सो 2x की स्पीड में चलाया, और दिमाग में वो सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से याद हो जाएंगी, क्या बताएं। मतलब मैं अपनी वीडियो का नहीं बोल रही हूँ, आप किसी का भी वीडियो देखें तो ऐसा कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने आप की लिमिट्स को क्रॉस करना, अपने आप को ओवरऑल पहचानना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात चल रही है ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी, उनके आंसर्स आपको देने हैं। आपको मुझे बताना है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे पहले, मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपको बताना है कि एकाधिकार जो है वो किस अधिनियम के तहत ख़त्म हो गया था। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि पहली बार वाणिज्यिक और राजनीतिक जो कार्य थे उन्हें किस अधिनियम के द्वारा अलग अलग किया गया। अब आपको मुझे बताना है कि 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आया था उसका अन्य नाम क्या था, और उसके बाद में गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपको मुझे बताना है कि पहली बार बजट पे जो है बहस का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। आपको मुझे बताना है कि 1856 में मतलब कि 1857 की लड़ाई के समय कौन था मतलब कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल से वायसराय बना था, पहला वायसराय कौन था। अब आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और आपको बताना है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हाँ, तो वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, वो नहीं यहाँ पे इंक्लूड करना है हमें। आपको मुझे बताना है कि भारत सचिव पद जो है वो किस अधिनियम के तहत सृजित हुआ था। ये कुछ ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि अब जब हम अंदर जाएं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। वैसे चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढना है वीडियो के अंदर आगे चल के, ठीक है, ताकि इनके आगे रॉन्ग और राइट का टिक कर लेना है, अपने दिमाग में कर लेना है, अपने पेन कॉपी पे कर लेना है, कमेंट्स में कर लेना है। हर बच्चा लिखने में अच्छा नहीं होता है, बट आपको अपने बिहेवियर, अपने मेंटलिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि कैसे आप काम कर लेंगे। तो हमें बात करनी है कब की। ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है अफ्रीका, और यहाँ पे है यूरोप, ठीक है, और ये है मतलब एशिया। यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ का व्यापार चल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर अरब का वो हो जाता है वर्चस्व, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है व्यापार यूरोप से नहीं हो पाता है। तो यहाँ से ये सब कुछ हम हिस्ट्री में समझेंगे अच्छे से, तो वहाँ के लिए इसको बचा के रखो। बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली जो आए 1498 में, वो वास्को डी गामा थे, यानी कि पहले जो आए वो पुर्तगाली आए, यूरोपीय कंपनियों में पहले पुर्तगाली आए। फिर ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अब ब्रिटेन का क्या रोल है, ब्रिटेन भी आया 1600 में, और एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आया। मतलब कि कोई कहीं से कहाँ तक ये नहीं था कि हमें यहाँ की ज़मीन लेनी है, क्या लेना है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं। व्यापार करने आए थे, व्यापार हमारे यहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा था, तो हमने खूब व्यापार किया, क्योंकि हम व्यापार के रूप में इनसे क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ के मसाले और ये चीज़ें दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं अपना सोना चांदी और बहुमूल्य चीज़ें। तो हमें तो बढ़िया मज़ा आ रहा था, ठीक चल रही थी चीज़ें।
अब 1600 से लेके और 1757 तक चीज़ें सही रहती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन 1757 में क्या होने लगता है, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, और फिर प्लासी के एक युद्ध के बाद ही होता है 1764 का बक्सर का युद्ध, और इसके बाद में दीवानी राइट्स जो थे वो कंपनी को मिल जाते हैं बंगाल के। यानी कि यहाँ का प्रशासन तो संभाल रहा था यहाँ का नवाब, लेकिन यहाँ के जो मतलब कि राजस्व वसूली का काम जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिलता है जो आज की कंपनियों में को भी मिलता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार मतलब कि एक अधिकार लेके आई थी, मतलब इसके अलावा कोई भी कंपनी भारत या ईस्ट में आके काम नहीं कर सकती थी। तो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी, अच्छा खासा रिटर्न दे रही थी ब्रिटिश सरकार को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की एक चीज़ ज़्यादा टाइम मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि इसके लोग तो अमीर हो रहे थे, बढ़िया खुश हो रहे थे इसलिए, लेकिन जो कंपनी है एक घाटे में जाने लगी थी। जब एक घाटे में जाने लगी तो ये भागी गई ब्रिटिश संसद के पास, और ब्रिटिश संसद से कहने लगी कि हमें लोन दे दो। तो ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी कंपनी चल रही थी, अब सडनली इसको क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा हाँ हम तुम्हें ऐसा, तो इतनी बड़ी कंपनी जब किसी भी देश की डूबने वाली होगी तो ऑफ कोर्स उस देश की गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ना डूबे, उसको हेल्प करेगी। लेकिन हेल्प करने की जगह ब्रिटिश सरकार ने एक चीज़ कही कि हाँ हम हेल्प करेंगे बट तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। और ये बातें ऐसे हवा में तो वो कहते नहीं थे, उनकी लिखने की हर चीज़ की आदत थी ब्रिटिश की, या मतलब कि इन लोगों की। तो वो कहेंगे कि देखो तुम्हें हम जो बता रहे हैं वो करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कर रहे हैं, इसके तहत कुछ नियम होंगे जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, यानी विनियमित करने का अधिनियम जो है वो। कहा गया ठीक है कर लेंगे। अब एक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पहली बार था जब कंपनी के जो कार्य थे उनको मान्यताएं मिली थी, ठीक है। पहली बार था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव डलेगी। क्यों केंद्रीय प्रशासन की नींव डलेगी? क्योंकि जो बंगाल है इसके अंतर्गत कर दिया जाएगा मद्रास को और मुंबई को। पहले तीनों प्रेसिडेंसियाँ स्वतंत्र हुआ करती थी, तो एक इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है अब इतना ही इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, तो पहली बात जो कि इनके अंतर्गत सबसे बड़ी कमी थी वो थी कि रिश्वत और निजी व्यापार किया जा रहा था, तो वो तो प्रतिबंध करेंगे। तो ये तो किया गया कि निजी व्यापार, रिश्वत ये सब कुछ नहीं लेना है। निजी व्यापार, उपहार, रिश्वतखोरी ये कुछ नहीं करना है। और जो गवर्नर जनरल था, तो अब गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, मतलब गवर्नर था जो अभी बंगाल का, उसे क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और इनकी हेल्प के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बना दी गई कि तुम अकेले काम नहीं करोगे, इसके साथ मिलके काम करोगे। कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि सारे के सारे चीज़ों को देखेगा। इसके लिए कहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो ये कलकत्ता में बनाया गया, और एक मुख्य जज था और 3 अन्य जज थे, और ये पहली जो जज थी ये महिला थी, तो ये अच्छी बात है ना। और मतलब कि वैसे जेंडर इक्वलिटी के लिए, मतलब ब्रिटेन हो या यूरोपीय कंट्री हो या यूएसए हो, इनमें एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलती है कि ग्रोथ हुई है, हम सब जानते हैं, लेकिन ग्रोथ हुई है क्योंकि टैलेंट को, प्रतिभा को चांस दिया गया। मतलब भाई भतीजावाद ऐसा नहीं किया गया कि देखो ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, ये क्लर्क बन के आया था इंडिया के अंतर्गत, फिर वो देखो बढ़ते बढ़ते गवर्नर बना और गवर्नर जनरल भी बन गया। क्या भारत जैसे देश में ऐसा उस समय पे संभव था? ज़्यादातर भाई भतीजावाद चलता था, मतलब अभी भी ऐसा चलने लगता है कई दफ़ा। मतलब ऐसे ही एक चीज़ माइंड में आई तो बोल दी मैंने। और यहाँ की बात करें तो जो मद्रास और बम्बई थी, इनको बंगाल के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है, बम्बई को और मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और हाँ, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, ठीक है, निर्देशक मंडल का काम था कि इसके सारे कार्यों को मतलब कि देखना।
अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एक प्रॉब्लम का नाम था ये सुप्रीम कोर्ट। ये जो मैडम थी ना, ये बीच बीच में बहुत टांग अड़ाती थी गवर्नर जनरल के। तो गवर्नर जनरल और ये जो चीफ जस्टिस थी, इन दोनों के बीच में मतलब कि ये कोई भी कानून को पास कर देता था, ये कहती थी ये ना नियम के खिलाफ है। तो ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं दूसरी कि जो एक प्रॉब्लम थी, अब इसको सॉर्ट करने के लिए क्या लाएंगे हम, 1781 का संशोधन अधिनियम या बंदोबस्त अधिनियम। और दूसरा लाएंगे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही, क्योंकि वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों कार्य संभाल रहा था, तो वो भी एफिशिएंट मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो इसको सॉर्ट किया जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और यहाँ पे एक अलग से बॉडी बन जाएगी जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। वैसे इतना मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। आई नो कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सारे जितने भी टीचर्स हैं शायद उनमें से मैं ही होंगी जो अभी भी एक ग्रीन बोर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो वाइट बोर्ड वाला हिस्सा है ना, वो काम नहीं आ रहा है। मतलब उस पर अगर एक बार हम मार्कर यूज करते हैं तो वो बना ही रहता है। तो मेरी मजबूरी है, बट मजबूरियाँ, एक्सक्यूज़ आई डोंट वांट टू शेयर, सो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पास में है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया जाता है, उनकी कमियों को दूर करने के लिए लाया जाता है 1781 का संशोधन अधिनियम या बंदोबस्त अधिनियम। अब इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो प्रावधान था, तो सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। किस किस को मुक्त कर दिया गया? प्रॉब्लम किसको थी? एक तो गवर्नर जनरल को थी, एक कंपनी के जो शासक प्रशासक थे, सेवक थे, उनको प्रॉब्लम थी, और राजस्व के मामलों से कहा गया कि तुम दूर ही रहो, पहले राजस्व हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो इन तीनों को इससे मुक्त कर दिया गया। कहा गया कि तुम्हारी शक्तियाँ और कम कर देते हैं, यानी कि जो प्रांतीय न्यायालय थे ना, उनके लिए नियम कौन बनाएगा? उनके लिए प्रांतीय न्यायालयों के लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और जो अपील है वो भी कहाँ पे की जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। और हिंदुओं को हिंदुओं के कानून से और मुस्लिमों को मुस्लिमों के कानून से सज़ा दी जाएगी। तो एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में परेशान करा था चिकर चिकर करके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब 1784 का आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स क्यों ये कहा गया है? क्योंकि पिट्स उस समय पे उधर के प्रधानमंत्री थे और सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसमें दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या था इसमें? दो प्रॉब्लम। एक तो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट हो गई। अब यहाँ पे है कि निर्देशक मंडल, यानी कि निर्देशक मंडल ही सबको संभाल रहा है, वाणिज्यिक कार्य और सारे काम। तो यहाँ पे क्या किया गया कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और यहाँ पे राजनीतिक इसको लिए कहा गया कि निर्देशक मंडल तुम काम कर लो, और राजनीतिक मामलों के लिए सैन्य मामले हो गए, नागरिक मामले हो गए, राजनीतिक मामले हो गए, इन सब के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक जो है अधिनियम, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, मतलब कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, और एक तरह से ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आप पढ़ेंगे, उसी के साथ में दो प्रावधान पढ़ेंगे। उन दो प्रावधानों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये लेके आए थे, मतलब ब्रिटिश सरकार जो है वो लेके आई थी। मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें देखना है 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है खास। क्या कुछ खास नहीं है इसमें? क्या कहा गया, एक थे सर जी जिनका नाम है कॉर्नवालिस। कहा गया भैया गवर्नर जनरल बन जाओ, गवर्नर जनरल बन जाओ। उनका ना, हम नहीं ऐसे गवर्नर जनरल बनेंगे,
भाव खा गया। बोले क्या, बोले कि पहला तो मुझे ये कहो कि एक कार्यकारी परिषद के ऊपर मेरे निर्णय होंगे, मतलब इनके निर्णय के अंदर मैं नहीं दबा हूँगा। तो कहा गया ठीक है, ये चल जाएगा। तो कार्य परिषद के निर्णय जो थे वो इन पे वो नहीं होंगे। और दूसरा जो है वो कहा गया कि इन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ मुझे ही बनाओ, तो कमांडर इन चीफ जो है वो इन्हें ही बना दिया गया। तो इन दो चीज़ों की वजह से कॉर्नवालिस को बहुत, मतलब कि हम अच्छी, मतलब कि पुलिस व्यवस्था इन सब के लिए जानते हैं। अब इन्हीं से जुड़ा हुआ है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। अब चार्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम दिया जाएगा कि इतने साल तक काम करेगा और उसके बाद में, तो ऐसा 1773 के बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में ऐसे अधिनियम लेके आएंगे। तो ठीक है, अब हम इधर देखेंगे तो इन्हीं दो अधिनियम को क्या किया गया के बारे में प्रावधान किया गया, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया है। कार्यकारी परिषद के जो निर्णय थे, जितने भी आगे के गवर्नर जनरल आए, उन सब पे इनके निर्णयों को अधिनिर्णय करने का प्रावधान किया गया। लेकिन हर एक के पास में फिजिकल फिटनेस तो नहीं होगी जो गवर्नर जनरल है, तो कहा गया कि गवर्नर जनरल ही, कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल होगा, ये ज़रूरी नहीं। तो ये चीज़ हो गई। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब इसमें और कुछ प्रावधान है, जैसे कि यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग थे उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अब भारतीय राजस्व से देने का क्या मतलब है, तुम्हारे लोग हमारे से क्यों दे रहे हो, लेकिन क्या करें, उस समय कुछ नहीं था। और यहाँ पे जो मतलब कि मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ थीं वो और कम कर दी गई, और इस अधिनियम में 20 सालों के लिए जो कंपनी का अधिकार था वो बढ़ा दिया गया। मतलब एक अधिकार चलेगा अभी, तो ये हमने समझ लिया। तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन था जितना वो बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं ना। हमें क्या देखना है, 1700 नहीं, आ जाओ 1800 पे। 1813 में वहाँ पे क्या हो रहा है, नेपोलियन जो है बोनापार्ट, उसका बहुत वर्चस्व हो गया है। और वो क्या कह रहा है कि यूरोपीय देश जो भी यूरोपीय देश यूरोप ब्रिटेन के साथ में व्यापार करेंगे, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, मतलब सही संबंध नहीं चलेंगे। तो अब यूरोप की जो मतलब ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां हैं वो यूरोप के दूसरे देशों में काम कर रही थी, लेकिन अब वो किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकती, तो उन्होंने सोचा कि भारत में ही क्यों ना व्यापार किया जाए। तो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पर अभी भी रहेगा ये। तो ये थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना चलना पड़ेगा कि एक अधिकार समाप्त होने की पीछे वजह क्या थी। तो एक अधिकार समाप्त हो गया यहाँ कंपनी का, एक अधिकार समाप्त हो जाता है यहाँ पे। और कंपनी के एक अधिकार समाप्त होते ही, मतलब लेकिन चाय और चीनी पे बना रहता है ना एक अधिकार समाप्त। दूसरा जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे ईसाई जो मशीनरियाँ थीं उनको कहा गया कि आ जाओ। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, देखो मैं जितना समझ पाती हूँ उसके जो उस टाइम के रीज़न देते हैं वो तो लोग ऐसे देते हैं कि जो ब्रिटिश मशीनरियाँ हैं वो चाहती थी कि ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो। जो भारतीय मिडिल क्लास के लोग थे जो मतलब कि शिक्षित थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, तो अगर जागरूक किया जाएगा आधुनिक शिक्षा के साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ, तो शायद इसमें चेंज आए। और कंपनी को चाहिए थे क्लर्क के रूप में, मतलब कि सरकार के साथ काम करने के लिए लोग, तो इस वजह से। लेकिन एक और रीज़न जो है वो ये है कि जब आपको कहीं पे व्यापार करना होता है तो वहाँ के डिमांड को समझना पड़ता है। या तो आप न्यू डिमांड ही क्रिएट कर दो, तो जो न्यू डिमांड जैसे कि कपड़े हैं तो वो कब सेल होंगे उनके ब्रिटिश इंडिया के, जब वो
जो कपड़े बनाएंगे वो हम खरीदेंगे, लेकिन वो हमें पहनने पसंद भी तो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग पहनते होंगे साड़ी वगैरह और चीज़ें, और वहाँ पे कुछ और ही बनाया जाता था। तो ऐसी चीज़ें, इन सभी वजहों से भी ईसाई मशीनरियों को लागू किया गया। 1 लाख रुपए दिए गए शिक्षा के लिए, लेकिन ये यूज नहीं हुए। यूज 1823 यानी कि 10 साल तक भी नहीं, क्योंकि इनके बारे में ये नहीं बताया गया था कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। और जो है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कर की बात की गई कि व्यक्ति विशेष पे कर लगाएंगे, स्थानीय सरकार को अधिकार है कि व्यक्तिगत कर लगाने का। तो ये हो गया 1813 का एक्ट। 1813 के बाद में हम चलेंगे 1833 के एक्ट पे। 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में जो है वो क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, और ऐसे पहले जो थे वो विलियम बेंटिक नाम के गवर्नर जनरल बनाए गए। 1833 में जो है वो पहली बार खुली प्रतियोगिता, यानी कि सबको सिविल सेवाओं में वो करने के लिए कहा गया, ICS कहलाता था तब। तो सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि लागू नहीं हो पाया। 1833 ही वो अधिनियम था जिसमें जो केंद्रीकरण की भावना थी, यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति थी दोनों प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई की, इसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया और इसको बंगाल को दे दिया गया। यहाँ पे जो विलियम बेंटिक थे उनको सारी शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, बहुत ज़्यादा उन्हें पावरफुल कर दिया गया एक तरीके से। 20 साल के लिए प्रशासन आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, कंपनी का शासन। तो ये था, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो हम आ गए थे 1833 के बाद 1853 के एक्ट पे। 1853 का एक्ट जो था, इसमें जो खुली प्रतियोगिताएं थीं और जहाँ जो 1833 के उसमें लागू नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता को हाँ कह दिया गया, सिविल सर्विसेज को। तो सिविल सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे जो था पहली बार प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग किया गया। और विधायी कार्यों के लिए क्या किया, प्रशासनिक कार्यों के लिए कंपनी थी, कंपनी अब मात्र एक प्रशासनिक निकाय बन के रह गई थी, और विधायी कार्यों के लिए 6 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाई जाती है। और इसमें पहली बार स्थानीय लोगों को क्या किया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। स्थानीय लोगों को दिया जाता है, याद रहे मैं बिल्कुल भी भारतीयों को नहीं कह रही हूँ, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कहा जाता है कि कंपनी का शासन किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, किसी भी वक्त। इससे पहले हमने 1833 का एक्ट देखा था। 1833 के एक्ट तक के जो कानून थे वो क्या थे, नियामक कानून थे, और आगे के कानून जितने भी होंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा। ये चार्टर अधिनियम है। इससे पहले के जो 4 थे वो चार्टर अधिनियम ही थे, जैसे 1853 का, 1833 का, 1813 का और 1793 का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 1858 की। अब 1858 से पहले यहाँ की बीच की कंडीशन समझो। 1857 में हो गई है क्रांति, और ब्रिटिश सरकार को ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है कि अगर भारत में शासन करना है तो यहाँ की संस्कृति को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने का, और यहाँ के लोगों को भी समझना पड़ेगा, वरना हम किसी भी वक्त यहाँ से चलते बन सकते हैं। तो 1858 के एक्ट में क्या प्रावधान किए गए वो देख लेते हैं। तो एक तो कंपनी के शासन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कंपनी का शासन अब रहा ही नहीं। अब किसके सत्ता किसको हस्तांतरित कर दी गई, सीधे ब्रिटिश या ताज के हाथों में सौंप दी गई। दूसरा, जो गवर्नर जनरल था वो आक्रोश या गुस्सा जो था वो गवर्नर जनरल पे सबका था, तो गवर्नर जनरल शब्द ही हटा दिया गया, और गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियाँ पूरी देकर एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था वायसराय। सब कुछ वैसा ही था, जो गवर्नर कर सकता था, गवर्नर जनरल कर सकता था, वह सब कुछ वायसराय भी कर सकता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं वो ख़त्म कर दी गई। यहाँ पे एक भारत सचिव नाम से एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव। और ये जो था व्यक्ति, ये ब्रिटिश संसद में
मतलब कि बैठता था और ये उत्तरदायी था इन सभी चीज़ों के लिए। इसके लिए 15 या 16 सदस्यीय हेल्प के लिए सलाहकार समिति भी बनाई गई थी। तो ये 1857 की क्रांति क्यों हुई, कारण क्या थे, क्रांतिकारी कौन कौन से थे, इस सब कुछ आप हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकेंगे, या तो अभी या आने वाले टाइम में, या आप कहीं और से खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 1858 हो गया। अब ब्रिटिश के तहत वाले हमें सारे के सारे वो पढ़ने हैं। ये भी वैसे ब्रिटिश के तहत ही दे दी गई थी, एक तरह से सत्ता हस्तांतरण हो चुका है। तो अब आ जाते हैं हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पे क्या, इससे पहले का जो था भारत शासन अधिनियम 1858, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब मैंने क्वेश्चंस किए थे तो मैंने पूछा था कि क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है उसको। बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छा जैसा कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा कह दिया गया। अब 1861 में पहली बार जो है भारतीयों को कानून की प्रक्रिया में शामिल किए जाने, मतलब विधान परिषद में उनको भागीदारी बनाया गया, यानी कि प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब मेरा इधर इतनी गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बारिश रुकने के बाद की गर्मी इतना ज़्यादा गर्मी है कि बोलने में गला सूख जा रहा है। तो मैं जल्दी से इसको फिनिश कर देती हूँ। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो हो गया, इसमें अध्यादेश की शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। इसमें वीटो पावर तो पिट्स इंडिया एक्ट में दे दी गई थी, यहाँ पे अध्यादेश की शक्ति दे दी गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था बनाई गई जैसे कि अभी है वर्तमान में, और यहाँ पे जो है वो कहा गया कि 3 वो बनाएंगे। यहाँ पे जो भारतीयों को दिया गया था प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे दिनकर राव, पटियाला के राजा, ये सब थे, ठीक है। और प्रांतीय विधान परिषदें जो हैं वो बनाई गई थी उत्तर प्रांत, पश्चिम प्रांत में, और बंगाल नहीं, ये क्या कहते हैं, पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पे बनाई गई थी। अब आ जाते हैं हम 1852 का अधिनियम। 1852 के अधिनियम में जो है वो जो गैर सरकारी सदस्य स्टार्ट तो हो ही गए थे 1853 के एक्ट में, तो उन सदस्यों की जो संख्या थी, ये भी भारत परिषद अधिनियम है, तो वो संख्या बढ़ी। जो बजट था उस पे प्रश्न करने का मतलब कि वो मिल गया, बहस करने का। यहाँ पे जो है वो जो कानून बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्य थे, तो गैर सरकारी सदस्यों को केंद्रीय स्तर पे जो है वो कौन चुनता था, तो उनका नामांकन वायसराय खुद करता था। लेकिन जो प्रांतीय स्तर होते थे वहाँ पे उनका नगर पालिका द्वारा नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और तो सब ठीक ही है। अब 1852 के बाद यहाँ पे नियुक्ति हो रही है एक तरीके का, तो नगर पालिका के लोग होता है, तो एक एग्जैक्टली चुनाव शब्द यूज नहीं हुआ, लेकिन चुनाव जैसी व्यवस्था तो थोड़ी सी देखने को मिली है, लेकिन चुनाव शब्द यूज नहीं हुआ है। 1909 का अधिनियम। अब 1909 का बीच की कंडीशंस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये सब कुछ देखना था, तो इस वजह से हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इस वजह से हिस्ट्री का जो ये वीडियो होगा उसको प्लीज़ देख लेना, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी बनेगी। 1909 का जो अधिनियम था उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए मुस्लिम समुदाय को, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। मैं लिखने पे मत ध्यान देना, सांप्रदायिक निर्वाचन, क्योंकि मुझे जल्दी से क्लास ख़त्म करनी है, मेरे गला सूख रहा है बिल्कुल। सांप्रदायिक निर्वाचन, और जो दूसरी प्रॉब्लम थी इस एक्ट के तहत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये इंडिया के अंतर्गत, इसी की वजह से भारत पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन और आगे देश बनने पड़े, क्योंकि यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति बहुत ही ज़्यादा जटिल कर दी थी अंग्रेज़ों ने। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहाँ 1909 के अधिनियम में ही जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी जो संख्या है वो 16 से बढ़ के 60 हो गई थी,
16 से बढ़ के 60 हो गई थी। लेकिन अभी भी केंद्रीय स्तर पे तो सरकारी सदस्य ही ज़्यादा थे, लेकिन प्रांतों की जो विधान परिषद होती थी उसमें मतलब कि गैर सरकारी सदस्य भी कहीं कहीं पे ज़्यादा हो गए थे। पहली बार जो गवर्नर जनरल की कार्य परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र सिन्हा थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई पहले सिविल सर्वेंट थे, तो ये याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं हम 1919 के अधिनियम की। तो 1919 का जो अधिनियम है उसमें बहुत कुछ किया गया। तो 1919 के अधिनियम को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि 1914 से लेके 1918-19 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी के दौरान 1917 में, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो चेम्सफोर्ड ने एक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की एक घोषणा आई थी, चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू घोषणा, जिसमें कहा गया था कि हम भारत में उत्तरदायी शासन बनाना चाहते हैं। तो उसी के लिए एक आयोग बना और उसके बाद में 1919 का अधिनियम लाया गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले जो था उत्तरदायी शासन के लिए हाँ ही नहीं कहता था ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि मोंटेग्यू जो अभी अपन ने पार्लियामेंटो पढ़ा ना 1909 का अधिनियम, तो उसमें कहा गया था कि ऐसा कोई भी हम सुशासन देना हमारी मर्जी या हमारा वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पलट जाते हैं। तो यहाँ पे 1919 का अधिनियम जो आता है, यहाँ पे प्रांतों को वो दिए जाते हैं, राइट। तो एक तो केंद्र के स्तर पे बनाए जाएंगे, कुछ विषय केंद्र के अंतर्गत थे जिन पे केंद्र ही कानून बना सकता है, जैसे रक्षा हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट वित्त हो गया, ये सारे मामले पे तो केंद्र बनाएगा। प्रांतों के लिए दो तरीके से बांट दिए गए विषय, एक थे हस्तांतरित, एक थे आरक्षित। हस्तांतरित में थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, मतलब जो जो जरूरी काम है, करना है जिसमें काम, वो सब दे दिए गए प्रांतों की सरकार को, और आरक्षित कर दिए गए जैसे राजस्व हो गया, जेल हो गया, प्रशासन हो गया, जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा, तो उनको रख लिया गया खुद के पास में। यहाँ पे दो सदन की व्यवस्था आई, यानी निम्न और उच्च सदन, लोकसभा राज्यसभा जिसे आज हम कहते हैं। एक उच्च आयुक्त का कार्यालय बनाया गया, एक यहाँ पे क्या किया गया कि उच्च आयुक्त का कार्यालय बनाया गया। यहाँ पे जो था वो मताधिकार मिल गया, मिला, मतलब सबको नहीं, सीमित मताधिकार। यहाँ पे कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो 6 लोग थे कार्यकारी परिषद में, उन 6 में से 3 भारतीय होना चाहिए था, और एक नरेंद्र मंडल बनाया गया जिसमें सारी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो उसका हिस्सा थे। ये और इसमें क्या कहा गया कि वैधानिक आयोग बनेगा आज से 10 साल बाद, जो इस पूरे कानून को रिव्यू करेगा, लेकिन वो जल्दी ही बन जाता है, 1929 की जगह 1927 में बन जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। मैं चौक उठा लेती हूँ, ठीक है। अब क्या मैं बता रही थी, तो 1919 का ये अधिनियम, और ली आयोग बनता है, मतलब कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग बनेगा, तो उसके लिए ली आयोग बनता है, और उसके बाद में कमीशन मतलब कि यूपीएससी बन जाता है। फिर आते हैं 1935 के अधिनियम पे। तो 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है, तो उसके महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाना है, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे ऐसा कहा गया, और 3 विषय रखे गए। संघ सूची के कुछ विषय थे, कुछ संवर्ती सूची के विषय थे, और कुछ राज्य सूची के। राज्य सूची के पे केवल राज्य कानून बना सकता है, संवर्ती पे ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, और संघ पे संघ बना सकता है। एक थी अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची जो रखी गई थी वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी गवर्नर जनरल के को, कि वो कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन ये व्यवस्था कभी लागू ही नहीं हुई, तो ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे जो द्वैध शासन था, जैसे अभी हमने देखा कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, तो जो द्वैध प्रशासन था वो अभी तक कहाँ पे था, राज्यों में था, अभी पिछली वीडियो में देखा था। तो वो अब केंद्र में हाँ कह दिया गया और राज्यों में ख़त्म कर दिया गया। राज्यों में क्या किया गया, राज्यों में उत्तरदायी शासन स्वायत्तता दे दी गई, और ये व्यवस्था लागू भी रही कुछ टाइम तक के लिए। अगर बात करें इस एक्ट के द्वारा, तो आरबीआई बनाया गया, इस एक्ट के द्वारा रेलवे प्राधिकरण बनाया गया, इस एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय बनाया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा नाम के नए प्रांत बनाए गए, और भी इस एक्ट ने बहुत कुछ मतलब कि किया। तो इस वजह से ये एक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है,
क्यों हिस्ट्री का मैं बोल रही हूँ, आप 1935 सीधा पढ़ रहे हो, 1935 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन आपको बीच का वो भी तो समझना पड़ेगा कि 1919 से लेके 1935 के बीच में हुआ क्या क्या था, क्या क्या हुआ था। हाँ, तो देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। 10 साल बाद की जगह उससे 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होते हैं, तो ये रूठ जाते हैं। तो एक अंग्रेज़ कह देता है कि खुद ही कर लो अपना संविधान निर्माण, तो डालते हैं वो चुनौती। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इधर पे एक 1928 में वो बनता है। तो पहले तो लीग यानी मुस्लिम लीग ने हाँ कह दिया, लेकिन कुछ उसमें ऐसे प्रावधान थे जो हिंदू महासभा और कई लोगों को अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बाद में लीग के इन प्रस्ताव को, मतलब के इन बिंदुओं को नहीं माना जाता है, तो लीग अपना प्रस्ताव वापस ले लेते हैं और 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखते हैं। फिर जो है इसके आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं ब्रिटेन में। उनमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है। इन गोलमेज सम्मेलन के अकॉर्डिंग ये 1935 का अधिनियम आता है। तो ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि पहले इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा सा नीडेड है, तभी इसमें हम महारथी बन सकते हैं। तो जब एक क्लास आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप पहले हिस्ट्री का ए वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे ना, 1919 से लेके 1935 का, या मतलब पूरी ही हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपका ऑटोमेटिकली ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। इंटरलिंकिंग करते हुए चलेंगे तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि स्वतंत्रता के लिए जो जो ज़रूरी था वो सब कुछ यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए डोमिनियन बन जाएंगे, पाकिस्तान नाम के 2 नए डोमिनियन देश बन जाएंगे। इन दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभा होगी, और इन संविधान सभा होगी ये पूरी तरह से संप्रभु होगी, यानी कि कोई भी कानून बनाना है, हटाना है, नया कानून लेके आना है, सब कुछ उन पे था। जो देसी रियासतों के साथ संधि थी, या मतलब कि भारत के साथ संधि थी, जनजातियों के संधि थी, वो सब हटा दी जाती हैं। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थीं वो सब कुछ कर दिया जाता है। यहाँ पे वायसराय का जो पद था वो हटा दिया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनते हैं, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजा गोपालाचार्य बनते हैं, राजा जी। तो और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो अगेन हिस्ट्री वाली चैप्टर की चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग किसने की, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसके आधार पर हुआ, कार्यप्रणाली क्या थी, और संविधान सभा का क्या चेंजेज आए जब स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद।